तो कहाँ तक हुआ था? ग्राफ बता दिए थे ना कि ग्राफ किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का। और ये भी बताए थे कि दो स्ट्रेट लाइन बनेगी और स्ट्रेट लाइन की मैक्सिमम 3 कंडीशन हो सकती है। पहला तो दोनों एक दूसरे के समांतर हों, और दूसरा क्या हो, वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें और एक संपाती हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे कि किसी रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग ग्राफ विधि से हल किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलो तो हमारी हेडिंग है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय, अच्छा ग्राफीय बोलते हैं, कभी कभी इसी को आलेखीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलेखीय विधि द्वारा, निरूपण तो हमने करवा दिया ना पीछे, विधि द्वारा हल या यूं कह सकते हैं हल ज्ञात करना। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द पेयर, लीनियर इक्वेशन बाई ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग पढ़े दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, तो दो चर में अच्छा बात छोड़ो, ये बताओ रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ किस तरीके से बनता है? रैखिक समीकरण का एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो अगर एक है तो सिंगल स्ट्रेट लाइन होगी, दो है तो डबल स्ट्रेट लाइन होगी। तो अब ये दो स्ट्रेट लाइन या तो प्रतिच्छेद करेगी, या तो समांतर निकलेगी, या संपाती होगी। तो हम तीनों केस अलग अलग लेकर देखते हैं कि हल किस तरीके से निकालते। देखो हल निकालने का मतलब क्या हुआ? हल निकालने का मतलब हुआ हम x और y के लिए ऐसा वैल्यू ढूंढते हैं जो उस दोनों समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ? x और y का मान हम ऐसा रख दें कि उसका दायां पक्ष बराबर हो जाए बाएं पक्ष के। ठीक है, तो पहला केस हम लोग लेकर चलते हैं। यदि दो रेखाएं, दो ऋजु रेखाएं, ऋजु मानी कि सीधे, दो ऋजु रेखाएं परस्पर यानी कि आपस में परस्पर, पहला काम क्या करें? प्रतिच्छेद करें। क्या करें? प्रतिच्छेद करें। तो अगर प्रतिच्छेद करती, भाई अगर ग्राफ बनाएंगे तो तीन ही कंडीशन है, या तो प्रतिच्छेद करेंगे, समांतर निकलेंगे, या संपाती होंगी। तो अगर प्रतिच्छेद करती यानी कि क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि इसका क्या हल होगा? तो इस स्थिति में लिखना है, लिखते जाओ। इस स्थिति में तो अगर प्रतिच्छेद करे तो इस स्थिति में तो क्या होता है? इस स्थिति में रैखिक समीकरण का अद्वितीय मतलब केवल एक, अद्वितीय सार्वहल होता है। ठीक है, यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, अद्वितीय हल होता है। प्रतिच्छेद बिंदु ही समीकरण का हल कहलाता है। जरा समझो कि अगर प्रतिच्छेद करता है ना तो क्या होगा? इस स्थिति में समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। केवल कितना हल होगा? एक हल होगा। और जहां वो प्रतिच्छेद करेगा वही उस समीकरण का क्या होगा?
हल होगा। जैसे मैं तुमको बनवा के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक इस तरीके से बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे ये हमने मान लो एक समीकरण खींचा, मतलब ग्राफ खींचा, तो यहाँ पर इन दोनों का इन दोनों समीकरण का ग्राफ यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, तो इसका हल यहाँ से ये पॉइंट निकलेंगे और ये पॉइंट, जैसे मान लेते हैं h, k पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा, h, k। अगर 5, 3 पे करेगा तो 5, 3 है हल, 7, 8 पे करेगा तो 7, 8 है हल, और 10, 15 पे करेगा तो 10, 15 है। ठीक है, तो अगर प्रतिच्छेद करे तो कितने हल निकलेंगे, केवल एक हल निकलेंगे, और जहां पर प्रतिच्छेद करता है वही इसका हल होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, लिख लो। अच्छा, एक केस, ये तो पहली केस हो गई। सेकंड केस क्या बनता है? सेकंड केस बन सकता है कि समांतर हो। क्या हो बेटा? समांतर हो। समांतर हो यानी कि पैरेलल। अगर पैरेलल हो तब हम क्या कहेंगे? तो मैं इधर लिख रहा हूं, इस स्थिति में रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है मतलब अगर वो समांतर होंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, हल नहीं होता, कोई इसका हल नहीं होगा। जैसे मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये दोनों लाइन क्या होंगी? समांतर निकल जाएंगी। जब कहीं कट ही नहीं करेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर समांतर होगा तो। अब देखो, नेक्स्ट है संपाती हो। कोइंसाइड की स्पेलिंग सही है? कोइंसिडेंट तो कोइंसिडेंट यानी संपाती का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, यानी एक दूसरे के ऊपर लेट जाए। तो यहां पर लिखेंगे इस स्थिति में समीकरण युग्म का अपरिमित मतलब चाहे जितने भी, मतलब अनंत, अपरिमित ऐसा लिख लेते हैं, अपरिमित अनंत हल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। ये आपका L1 लाइन भी और L2। तो जब हर पॉइंट पर टच कर रही है तो हर पॉइंट क्या होगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। केवल एक पॉइंट पर टच कर रही थी, कट कर रही थी या टच कर रही थी, तो हम कहेंगे कि केवल एक सॉल्यूशन है उसका। अगर उसको 2 पॉइंट पर कट करेगी, वो तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ लीनियर इक्वेशन में नहीं होगा। 2 पॉइंट पर अगर कट करती है तो 2 हल, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, पीछे ऊपर में पढ़ाए थे ना, दो जगह कट कर रही थी तो कितने हल हो गए थे? 2 हल हो गए थे ना। उसी तरीके से ये इसको हर पॉइंट पर टच कर रही है तो इसके कितने हल हो गए? अनंत हल हो गए। कितने हल हो गए? अनंत हल हो गए। ठीक है, लिख लो इस तीनों को। मतलब सीधे सीधे एक बात ये जानना है कि अगर एक पॉइंट पे कट करे तो केवल एक हल होगा। ठीक है, और कहीं नहीं कट करती है, समांतर होती है तो इसका कोई हल नहीं होगा। और अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है तो कितने हल होंगे? अनंत रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चले। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, तो ध्यान देना कि हल कैसे निकालेंगे हम लोग। क्वेश्चन, अखिला गांव के एक मेले में गई। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ऐसे ही क्वेश्चन कहता है। अखिला गांव के
गांव के एक मेले में गई, गांव के एक मेले में गई। अब अखिला गांव के एक मेले में गई। वह एक बड़ी चरखी की सवारी करना चाहती थी। वह एक बड़ी चरखी की, चरखी देखते हो जो बड़ा वाला गोल वाला झूला होता है, वही बड़ी चरखी की सवारी करना चाहती थी। अब जब वो बड़ी चरखी की सवारी करना चाहती थी, तो अभी सीधे सीधे नहीं बता रहे उसने क्या किया, पहले बुझाएंगे, ठीक है। और उसकी आधी बार और हुपला खेलना चाहती थी, और हुपला खेलना चाहती थी। हुपला जानते हो? बता रहे हैं, हुपला खेलना चाहती थी। लिख लो, फिर तुमको हम पूरा क्वेश्चन ही समझा देंगे। हुपला खेलना चाहती थी। अब कह रहे हैं जितनी बार उसने हुपला खेला उसकी आधी बार चरखी की सवारी की। जितनी बार उसने हुपला खेला उसकी आधी बार चरखी की सवारी की। उसकी आधी बार चरखी की सवारी की, ठीक है। और एक कंडीशन और रख रहे हैं, यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए 3 रुपया तथा हुपला के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े। यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए 3 रुपया तथा हुपला के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े। 4 रुपये खर्च करने पड़े। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला? आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कितनी बार चरखी की सवारी की तथा कितनी बार हुपला खेला? जबकि उसने कुल 20 रुपये खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 20 रुपये खर्च किए। अब थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं। सुनो, अकेला गांव के एक मेले में गई। तो गांव के मेले में अक्सर हम सभी जाते रहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वहां पे वो चरखी यानी वो जो जॉइंट व्हील होता है गोल वाला बड़ा सा, उसकी सवारी करना चाहती है। वो सभी का मन करता है, हम भी जाते हैं तो हम भी बोलते हैं। और उसके बाद हुपला खेलना चाहती है। हुपला मतलब देखोगे कि कुछ सामान गुड्डा गुड़िया सब रखे रहते हैं, तो एक तो गोल सा वो रहता है, तो ऐसे फेंक के, हाँ रिंग वाला, ऐसे फेंक के जिसमें क्या करते हैं, अगर उसमें रिंग चली गई तो वो सामान क्या होता है, तुम्हारा हो जाता है, ठीक है। तो वो सामान जब तुम्हारा हो जाता है तो उसी को हम लोग हुपला कहते हैं। तो अब क्वेश्चन पे आता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो हुपला खेलना चाहती है। तो अब कह रहा है जितनी बार उसने हुपला खेला उसकी आधी बार चरखी की सवारी की।
तो पहले हम लोग मान लेते हैं, माना उसने, या अखिला ने, ऐसा लिख लेते हैं, अखिला ने x बार सवारी की, ऐसा लिख लेते हैं, माना अखिला द्वारा सवारी की गई, माना अखिला द्वारा क्या है, चरखी की सवारी की संख्या, चरखी की सवारी की संख्या, चरखी कितनी बार सवारी की, x बार, कितनी बार, x बार, तथा उपला खेलने की संख्या, उपला खेलने की संख्या बराबर क्या है बेटा, y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर, ठीक है, जरा समझना। प्रश्नानुसार अगर देखा जाए तो प्रथम स्थिति यानी पहली स्थिति में कह रहा है, जितनी, क्या कह रहा है, यहां देखो कि जितनी बार उसने हुपला खेला उसकी आधी बार चरखी की सवारी की, मतलब जितनी बार उसने हुपला खेला उसकी आधी बार चरखी की सवारी की। तो हुपला कितना बार खेला उसने, y बार उसने हुपला खेला और उसकी आधी बार उसने चरखी की सवारी की, मतलब चरखी की सवारी का हम आधा कर दे, जितनी बार उसने हुपला खेला तो उसकी आधी बार उसने चरखी की सवारी की, तो जितनी बार उसने हुपला खेला और चरखी की y बार उसने हुपला खेला, उसने x बार चरखी की सवारी की, तो उसने कह रहा है कि उसकी आधी बार चरखी की सवारी की जितनी बार उसने हुपला खेला, तो y बराबर हो जाएगा 1/2x, तो चरखी की सवारी का आधा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो जाएगा x = 2y, कोई दिक्कत, तो हो जाएगा x - 2y = 0। एनी प्रॉब्लम? दिस विल बी कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो द्वितीय स्थिति, दूसरा स्थिति, सेकंड कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, तो द्वितीय स्थिति में आप देखोगे तो पाओगे, क्या पाओगे, देखो यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए 3 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, कितने रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, 3 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, तो अगर देखो उसने टोटल कितनी बार सवारी की, x बार, और एक बार सवारी करने के लिए कितना रुपया खर्चा करना पड़ा है, 3 रुपए, तो x बार सवारी करने के लिए कितना रुपया खर्चा करना पड़ेगा, 3x होगा ना भाई। अगर एक टॉफी का दाम 5 रुपये है तो 10 टॉफी का दाम कितना, 50, 10 × 50। अब क्या होगा, तो उसने अगर प्रत्येक बार सवारी के लिए 3 रुपये खर्चा करना पड़ा है और टोटल x बार उसने सवारी की, तो टोटल कितना रुपया खर्च होगा, 3x प्लस, अभी उन्होंने कहानी खत्म नहीं की है, और क्या कह रहे हैं, और हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, कितने रुपए खर्च करने पड़े, 4 रुपये। तो अगर उसने टोटल y बार हुपला खेला है तो कितना हो जाएगा, कितना रुपये खर्च होगा, 2y, क्यों, 4 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, 4y प्लस 4y। और ये कह रहे हैं इन सब क्रियाक्रम में कितना रुपये खर्च हुआ, टोटल 20 रुपये खर्च हुआ, तो बराबर क्या हो जाएगा, 20, कोई दिक्कत। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग हल करेंगे, ये हो गया ना, इसको रफ कर दे रहे हैं। तो देखो अब इसका हम लोग को आलेखी विधि द्वारा हल करना है, तो आलेखी विधि द्वारा हल करने के लिए क्या करते हैं, भाई समीकरण के 1 के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, समीकरण 2 के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कम से कम 2 निकालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने चाहें आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए, अब समीकरण 1 के लिए जब हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 रखने पर, तो जैसे ही x बराबर 0 रखने पर होगा तो ये हमारा हो जाएगा 0 - 2y = 0, तो -2y = 0, यानी y = 0/-2, 0 में किसी से भाग देते हैं
तो वो 0 ही हो जाता है। मतलब एक कोऑर्डिनेट्स आपको मिला 0, जब आपने 0 रखा तो आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या मिला, 0 मिला। क्या मिला, 0 मिला। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं, क्या एक ही निर्देशांक से काम हो जाएगा, नहीं ना, एक और चाहिए होगा। पुनः x बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर। तो अब ये सवाल नहीं होना चाहिए 2 क्यों रखे, पूरे रियल नंबर में आप चाहे जो रख लीजिए, ये हम बताए थे ना पीछे आपको। तो x बराबर जब हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर देखो 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू -2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी हमको एक कोऑर्डिनेट्स मिला b, जब हमने x को 2 किया तो y हमको क्या मिला, 1 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हमारा समीकरण 1 के लिए काम हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं समीकरण 2 के लिए। किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। समीकरण, ये कोऑर्डिनेट्स याद रखना, उसको हम लोग यूज करेंगे 2 के लिए। तो अब जब समीकरण 2 के लिए बात करें तो समीकरण 2 के लिए हम x बराबर क्या रखें, बोलो। यहाँ पर भी 0 रख दे, x बराबर, अब ये तो डाउट नहीं आता कि 0 ही क्यों रख रहे हैं बार बार, हमारा मन पूरा रियल नंबर में चाहे जो रख दें। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर जब 0 रखने पर होगा तो अब समीकरण 2 कहाँ है हमारा, समीकरण 2 क्या था, रफ कर दिया क्या हमने, चलो देख लेते हैं इसमें। तो समीकरण 2 था हमारा 3 इंटू, पीछे लिखे होगे ना, पलट के देख ले, 3 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 20, और हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी y इज इक्वल टू 5। यानी एक कोऑर्डिनेट्स आपको c मिला जब आपने 0 रखा, जो आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग 5 मिला। ठीक है, अब हम लोग x इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, 20/3। अच्छा ये कन्फ्यूजन नहीं है 20/3 क्यों रखे, अभी मैं बताता हूँ क्यों रखे 20/3 रखने पर। अच्छा देखो 20/3 क्यों रखे, देखो 3 गुणे 20/3 हो जाएगा, यही तो है x का स्थान ना, जहाँ 0 रखे वहाँ 20/3 हो जाएगा। तो 20/3 प्लस 4y बराबर 20। अब क्या होगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 20 प्लस 4y बराबर 20 ना। अब इस 20 को उधर भेजो, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 20, तो 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। यानी एक पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आपको d मिला जब आपने 20/3 रखा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिला, 0। अच्छा 20/3 को हम लोग थोड़ा सा भाग दे के रख लेते हैं कि थोड़ा सा ग्राफ में लिखने में सरल होगा। 3 छंग 18, 2.0, 3 छंग 18 यानी 6.66, तो 6.66, 0। हाँ, तो अब हमारा काम हो गया। अब हम लोग जो है ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं ना, लिख लो। बहुत मजेदार चैप्टर है, बस समझते चले जाओ। हो गया, नहीं, इधर वाला हो गया है ना। तो अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स याद रखना बस। तो अब क्या होगा, हमने सबसे पहले x एक्सिस बना दी, फिर हमने y एक्सिस बना दी। अब देखो यार इसमें एकदम परफेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि ह्यूमन एरर आज भी पॉसिबल है। आप कोई भी काम करोगे तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीच में गैप ही नहीं बराबर हो पाता, तो एकदम एग्जैक्ट आने की इसमें बात ही क्या है। 1 2 3 4 5 6 7, बस आपको समझाने के लिए, लेकिन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डी 9। 20/3 क्यों लिखे, 20/3 अपने मन से लिए ताकि काटने में सुविधा हो जाए। डी कहाँ पे, 20/3 रखने पर डी कहाँ पे, x बराबर 20/3 रखने पर, हाँ उसके आगे में नहीं इसके बाद का हमने यहाँ लिखा है, ये अलग है। ठीक है,
अच्छा, तुम इसके संगत जो है प्लस माइनस जानते हो ना, ऊपर गया तो प्लस, दाएं गया तो प्लस, बाएं गया तो माइनस, नीचे गया तो माइनस। मैं लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो बड़ा वो हो जाता है। अब ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। ये हो गया आपका ओरिजिन, जिसे मूल बिंदु के नाम से जानते हो। तो सबसे पहले आपका कोऑर्डिनेट क्या था? ए था। ए क्या था? 0,0। आपने जब वो रखा था ए को तो 0,0, यानी एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0, तो यहीं पर तो आएंगे ना, ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मूल बिंदु पर। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या था? बी क्या था? 2,6, यानी एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस कितना? 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा पॉसिबल है कि गड़बड़ हो जाए, क्योंकि एकदम सीधा नहीं हो पाता। ये थोड़ा सा इधर बना देते हैं, लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, और उसके बाद हम इन दोनों को लेंगे मिला। अब देखो मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ग्राफ पेपर में जब पटरी से करोगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा कोऑर्डिनेट्स लेंगे, सी वाला। सी क्या? 0,5, यानी कि ये आपका ए है, ये आपका बी है। बी कोऑर्डिनेट्स क्या था? बी था 2,6, 2,1 था। तब तो ये गड़बड़ है, एक मिनट। ए 0,0 2,1, यानी एक्स एक्सिस पे 1 2 और वाई एक्सिस पे 1, तब तो ये आ जाएगा, बी आ जाएगा 2,1। तो अब तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ये आपका एक हो गया। अब इसको हम लोग सेकंड वाला क्या था? 0,5 है, 0 और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा 0,5 और डी 20/3, यानी 6.6 के आसपास आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कहीं बीच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ ले लेते हैं ना, क्यों? ठीक है। अब देखो 20 का और इसके करस्पॉन्डिंग 0 आया था, तो इसको 0 ही रहने देते हैं। तो ये हो गया आपका डी 20/3, 0। अब हम लोग इसको कर देंगे मिला, इसको और इसको देंगे मिला। अब देखो जहां ये दूसरे को कट कर रहे हैं ना, यही इसका हल होगा। गिन लो, 1 2 3 4, लगभग 4 पे आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 पे। इसको ई मान लो, 4 पे आना चाहिए। और ये कितने पे है? 1 2 2, 4,2, तो इसका संतुलन क्या होगा? 4,2, यानी अतः अखिला ने कितनी बार झूला झूला होगा? चरखी की सवारी को एक्स माने थे ना, तो 4 बार चरखी की सवारी की। ये एक्चुअल में निकल के क्या आया? एक्स और वाई का मान ही तो निकल के आया। 4 बार चरखी की सवारी की, चरखी की सवारी की तथा कितनी बार उपला खेला होगा? बताओ। ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, तो कितनी बार उपला खेला होगा? 2 बार उसने उपला खेला, 2 बार उपला खेला। तो इस तरीके से ग्राफ मेथड से आप क्या कर सकते हो? x और y का मान निकाल सकते हो। जहां पर वो एक दूसरे को कट करे ना, वही x और y का क्या होगा? मान होगा। कोई दिक्कत? और जो तुम x y माने होगे वही निकल कर आ जाएगा। लिख लो। हो गया? बना लोगे कि नहीं? इसको रफ कर दें? चलो अब आगे देखो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। चलो अब देखो, ये तो हो गया, हम समझ गए कि प्रतिच्छेद करेगा तो केवल और केवल एक हल होगा, और वो जहां प्रतिच्छेद करेगा वही इसका हल होगा।
अब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो कोई हल ही नहीं है, और जब समांतर क्या संपाती हो जाएगा तो अनंत हल हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रेखीय समय। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड हाई स्कूल में। रेखीय समीकरण के संगत तथा असंगत युग्म, संगत तथा असंगत युग्म। अब हमको बात करनी है कि संगत युग्म क्या होते हैं, असंगत युग्म क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? नहीं। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि ये संगत युग्म क्या होता है। तो बताओ संगत युग्म क्या होता है? संगत युग्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऊपर लिखाई दिए तो बार बार नहीं लिखाएंगे। चलो, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म संगत युग्म कहलाता है। संगत युग्म कहलाता है। कब कहलाता है पता है? यदि युग्म का कम से कम एक हल हो, यदि युग्म का कम से कम कितने हल हो? एक हल हो, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, मैंने अब थोड़ा ग्राफ से इसको रिलेट करते हैं ना बेटा, ग्राफ से रिलेट करेंगे तो मजा आएगा। देखो कैसे, अगर कम से कम एक जगह प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल होगा, तो अगर प्रतिच्छेद करता है तो भी संगत, और प्रतिच्छेद नहीं करता तो भी संगत। कहाँ संगत? तब संगत नहीं जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उसका कोई हल ही नहीं है। जबकि संगत होने के लिए क्या बोल रहा है, कम से कम एक हल है। तो अगर जब उसको प्रतिच्छेद करता है तभी तो उसका वो हल निकल कर आएगा। ये पॉइंट जहां पर प्रतिच्छेद करेगा वही तो उसका हल होता है। और अगर प्रतिच्छेद नहीं करता, मान लेते हैं संपाती हो जाता है, क्या हो जाता है? संपाती। एक दूसरे के ऊपर लेट जाता है, तो अनंत हल होते हैं, तो भी तो संगत होगा। मतलब समझो कि एक हो या एक से ज्यादा हल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी हल नहीं हो। तो अगर एक भी हल होगा तो संगत, और एक से ज्यादा भी हल होगा तो भी संगत। यानी कब उसको आप संगत कहोगे? जब ग्राफ प्रतिच्छेद करे और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, यानी संपाती हो जाए, तो वो कैसा हल है? संगत हल है। कैसा हल है? संगत हल है। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर ग्राफ जो है हमारा, ग्राफ सपोज करो हमने ग्राफ खींचा और ग्राफ पैरेलल निकल गया, तब कोई हल तो नहीं होगा, तब कोई हल ही नहीं है, तो ये संगत के केस में नहीं आएगा। वो अलग बात है, उसको क्या कहते हैं अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो संगत युग्म के लिए कम से कम एक हल होना आवश्यक है। अब हम लोग बात करते हैं असंगत युग्म की। तो असंगत युग्म क्या है बेटा? तो बात की जाए अगर असंगत युग्म की, तो दो चर वाले, इसी को उल्टा हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, असंगत युग्म कहलाता है। समीकरणों के युग्म असंगत युग्म कहलाता है। असंगत युग्म कहलाता है।
यदि युग्म का कोई हल ना हो, यदि युग्म का कोई हल ना हो, ठीक है, इसका कोई भी हल नहीं होता, तो वो क्या होगा, असंगत होगा। माने अगर तुम इसको ग्राफ से रिलेट करो, किससे रिलेट करो बेटा, ग्राफ से, तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं किस केस में कैसा ग्राफ बनेगा कि तुम कह दोगे ये असंगत है। भाई असंगत होने के लिए कोई हल नहीं होना चाहिए, तो कोई हल कब नहीं होता, हम आपसे पूछते हैं कि कोई हल कब नहीं होता, कब हम कहते हैं कि समीकरण का कोई हल नहीं है, ग्राफ से रिलेटेड करिए अगर, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जब अगर दोनों समांतर निकल जाती हैं दोनों रेखाएं तो कहते हैं कोई हल नहीं होगा। तो जब अगर लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं कट करती, इस तरीके से समांतर निकल जाती हैं तो कैसा हल है, असंगत। कैसा हल है, असंगत। अगर एक दूसरे को कट करती हैं तब कैसा हल है, संगत। एक दूसरे के ऊपर लेट जाती हैं तब कैसा हल है, संगत। तब भी संगत। अच्छा एक हल और है, ज्यादातर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन था बुक में तो बता दे रहे हैं, देख लो। तो एक है आश्रित, आश्रित युग्म। तुल्य रैखिक समीकरणों के किसी युग्म के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिपेंडेंट पेयर, डिपेंडेंट पेयर। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, चाहो तो जानो चाहे ना जानो, लेकिन बता दे रहे हैं। तुल्य रैखिक समीकरणों, तुल्य रैखिक समीकरणों, तुल्य समझते हो, नहीं। समझाता हूं। कक्षा 6 या 7 में पढ़े होगे, साथ में कक्षा 6 या 7 में पढ़े होगे कि जब आपका क्या होता है, जैसे एक आपको परिमेय संख्या 1/2 दे दी, तो इसके तुल्य आपको परिमेय संख्या निकालनी है तो कैसे करते हो, ऊपर नीचे इसमें 2 से गुणा करा देते हो, 2 दूनी 4, और अगर निकालनी हो तो क्या हो जाता है, 3 से गुणा करो, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, और निकालना है तो 4 से गुणा करा दो, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8। तो इसी तरह रैखिक समीकरणों में भी तुल्य रैखिक समीकरण निकलते हैं। अब वो कैसे युग्म होते हैं, आश्रित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, आश्रित। तो देखो कैसे, देखो तुल्य रैखिक समीकरणों किसी युग्म के अपरिमित रूप से, के युग्म के अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कैसे, कितने हल होते हैं, अनेक हल। अनेक हल होते हैं। अब जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तथा यह आश्रित युग्म कहलाता है, आश्रित युग्म। अच्छा आश्रित युग्म को तुम संगत युग्म भी तो कह सकते हो ना, क्यों बेटा, बोलो, क्योंकि संगत युग्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि क्या संगत युग्म क्या कहता है, कम से कम एक हल होना चाहिए, अनंत हल हो गए तो फिर हमसे क्या, कम से कम एक हल तो हमको मिल ही रहे हैं ना, तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आश्रित युग्म कहलाता है। जैसे देखो एक एग्जांपल अगर हम तुमको बताएं, तो अगर मैं एक रैखिक समीकरण युग्म ले लूं तो ये 2x + 4y और +8 = 0। अब इसी के तुल्य बना लो, इसमें बताओ 3 से गुणा करा के ले लें कि 4 से गुणा करा के ले लें, जैसे वहां पर हमने तुल्य लिया था ना, जैसे 1/2 में ऊपर नीचे किससे गुणा करा दिए थे, 2 से करा दिए थे, तो इसके तुल्य बन गई। इसी तरीके से इसको भी तुल्य बना सकते हो, अगर इसमें चाहो तो सब में 3 से गुणा करा दो तो भी इसका तुल्य हो जाएगा, 4 से गुणा करा दो तो भी इसका तुल्य हो जाएगा। तो कितने से गुणा करा दें, 3 से करा दे, 3 दूनी 6x + 4 तिहाई 12y, फिर 8 8 24। अब तुम जब इसका ग्राफ खींचोगे ना, पक्की बात है, जब इसका तुम ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ पक्का एक दूसरे पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, लेट जाएगा। ग्राफ खींचना तुमको पता ही है, तो तुम अपना खींच कर देख सकते हो, ठीक है, समझ गए कि नहीं, तो इसको लिख लो। लीजिए,
हटा दीजिए। हो गया। अब देखो, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप समझना। अच्छा, अगर देखो जैसे मान लो कर एक कहानी के थ्रू समझाए हैं, तो दो बाबा थे। कितने बाबा थे? दो बाबा। तो बाबा फर्स्ट और बाबा सेकंड। तो अब बाबा फर्स्ट और बाबा सेकंड की बात आई, तो दोनों रैखिक, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे। तो बाबा फर्स्ट B1 और ये बाबा सेकंड B2, ये बाबा 1 और बाबा 2 दोनों अच्छे से मैथमेटिक्स जानते थे, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म अच्छे से ये जानते थे। तो इन दोनों में बहस ये हुई, बाबा फर्स्ट से बाबा सेकंड ने ये पूछा कि ये बताइए, अगर हमको ये जानना हो, मान लेते हैं कोई समीकरण आपको दे दे, रैखिक समीकरण युग्म, तो बाबा फर्स्ट ने बोला कि अगर हमको ये जानना हो कि इसका ग्राफ, इसके कितने हल होंगे, तो अगर इसके कितने हल होंगे हमको ये जानना है, तुमको क्या करना पड़ेगा? तो बाबा सेकंड बोले कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकाल के आपको देखना पड़ेगा, अगर प्रतिच्छेद करता है तो एक हल होगा, प्रतिच्छेद नहीं करता है तो कोई हल नहीं होगा, और अगर एक दूसरे ऊपर लेट जाता है तो अनंत रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। और तो ये क्या, ये सिस्टम बड़ा बोरिंग है, चले हम पूरा निकाले। तो बाबा फर्स्ट ने कहा कि एक ऐसा मेथड हम लोग निकालते हैं कि सिर्फ इनके गुणांकों, गुणांक मतलब जैसे x का गुणांक यहाँ क्या है 2, y का गुणांक क्या है 3, और ये 8 क्या है, अचर कोई राशि है C1। ठीक है। इसी तरह x का गुणांक यहाँ पर 4 और y का गुणांक यहाँ पर 6 और ये कोई अचर राशि 7 है। ठीक है। सिर्फ इनकी हेल्प से थोड़ी बहुत हमको कैलकुलेशन करनी पड़े, और इस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन से हम ये बता सकें कि जो है इसका ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा, कि समांतर निकल जाएगा, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लेट जाएगा। या तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, या हम ये बता सकें कि समीकरण युग्म संगत होगा कि असंगत होगा, ये भी तो कह सकते हैं। या यूँ बता सके, ये बता सके कि समीकरण का एक हल होगा, या एक से ज़्यादा हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ उनके गुणांकों की हेल्प से। तो चलो देखो कैसे करते हैं हम लोग, नोट में लिख लेना इस चीज को, ये एग्जाम में आता है। यदि रैखिक समीकरण युग्म क्या ले लेते हैं, जनरल रैखिक समीकरण युग्म ले लेते हैं, व्यापक ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। जहां a1 a2 a3 नहीं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब क्या है, बिलोंग्स टू का मतलब समझ लो थोड़ा सा। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि इससे संबंधित रखता है, मतलब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख दो, लेकिन समझना, लेकिन a1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और b1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और a2 भी कभी 0 नहीं होना चाहिए, b2 भी कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि अगर आपने a1 को 0 किया तो आप x को खत्म कर दोगे, b1 को 0 किया तो आप y को खत्म कर दोगे। तो जब आपने चर ही खत्म कर दिया तो काहे का वो दो चर में रैखिक समीकरण, तो वो दो चर में रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा, एक ही चर में रैखिक समीकरण हो जाएगा, या तो आप चरे गायब कर दोगे। इसलिए किसी भी कंडीशन में a1 और b1 को और a2 b2 को हम लोग 0 नहीं करते। अब जरा समझो, तो यहां तक समझ गया। तो निम्नलिखित 3 स्थितियां संभव हैं, निम्नलिखित 3 स्थितियां संभव हैं। कितनी स्थितियां संभव है बेटा? 3 स्थितियां संभव है। अब जरा समझो कि हम a1 बाई a2 निकालें और वो b1 बाई b2 के बराबर ना आए। a1 बाई a2 निकाले और वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे देखो 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, और ये क्या हो गया, सॉरी a1 हो गया, ये b1 हो गया, और ये क्या हो गया, c1 हो गया। ये हो गया a2 हो गया, ये b2 हो गया,
ये हो गया C2 हो गया। अब आपको करना क्या है, A1 बाई A2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2/4, 2 दूनी 4 यानी 1/2, और B1 बाई B2 निकालना है तो B1 बाई B2 क्या आएगा 3/5। तो आपने A1 बाई A2 भी निकाला और आपने B1 बाई B2 भी निकाला, क्या दोनों बराबर आए? नहीं आए ना। जब दोनों बराबर नहीं आएंगे तो वहीं पर रुक जाएंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे, देखो A1 बाई A2 बराबर नहीं B1 बाई B2 के, तो इस स्थिति में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो हमको ये नहीं पता लगाना पड़ा, ग्राफ नहीं बनाना पड़ा, हम सिर्फ यहीं से बता दिया। अगर A1 बाई A2 निकाले, B1 बाई B2 निकाले, बराबर नहीं आया तो क्या कहेंगे कि वो एक बिंदु पर क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। इस स्थिति में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस स्थिति में रैखिक समीकरण केवल एक हल होगा। इस स्थिति में रैखिक समीकरण का केवल एक हल होगा। भाई जब एक जगह प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही हल होगा, क्यों हल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस स्थिति में केवल एक हल होगा तथा समीकरण युग्म कैसा युग्म होगा बताओ, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा, क्योंकि केवल एक हल है, ठीक है। इसको लिख लो, बस दो केस समझा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल समझा देंगे, लिख लो। ये तो आपको बस समझाए थे। ये रफ है। हो गया ये, चलो इसको समझ लो, लिख लेना फिर। देखो हम कहते हैं कि अगर दो रैखिक समीकरण युग्म है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमको ये ज्ञात करना है कि इसका आलेख जो है एक जगह प्रतिच्छेद करेगा या समांतर निकल जाएगा या कहीं प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे के ऊपर लेट जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो, ग्राफ बनाओ, उसमें बड़ा कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, फिर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन एक सिस्टम ये है कि आप सिर्फ उसके गुणांकों के हेल्प से, किसके हेल्प से, गुणांकों के हेल्प से, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 के हेल्प से ही बता सकते हो कि ये प्रतिच्छेद करेगा कि समांतर होगा कि समपाती होगा। तो देखो हम सबसे पहले a1 बाई a2 निकालेंगे, b1 बाई b2 निकालेंगे। अगर बराबर नहीं आता तो हम कहेंगे इस स्थिति में प्रतिच्छेद करेगा, इस स्थिति में रैखिक समीकरण प्रतिच्छेद करेगा, और अगर प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। भाई जहां प्रतिच्छेद करेगा वही पॉइंट तो इसका हल होता है, हल होगा। तथा समीकरण युग्म कैसा युग्म होगा, संगत होगा, क्योंकि केवल एक या एक से ज्यादा हल होते हैं तो उसको हम लोग संगत युग्म कहते हैं। कैसा युग्म कहते हैं। अब एक केस हमारा ये बनता है, एक केस क्या बनता है, मान लो हमने क्या किया, a1 बाई a2 निकाला, a1 बाई a2 निकाला और वो b1 बाई b2 के बराबर आ गया। बराबर नहीं आएगा तो प्रतिच्छेद करेगा, संगत हो जाता है। बराबर आ गया तो उस केस में हमको c1 बाई c2 भी निकालना पड़ेगा, और हमने c1 बाई c2 निकाला और c1 बाई c2 बराबर नहीं आया, तब क्या होगा। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता,
कोई हल नहीं होता। तो कोई हल नहीं होता है तो क्या, एक बार बताओ, जब कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ के बारे में क्या कहोगे तुम इसके, बताओ। ग्राफ समांतर निकल जाएगा। जब कोई हल नहीं है तो ग्राफ समांतर निकल जाएगा। तथा इसका आलेख समांतर होता है और यह असंगत युग्म होगा। कैसा युग्म होगा? युग्म होगा। ठीक है। मान लो अब एक लास्ट केस हम बात करते हैं। एक लास्ट केस अगर हम बात करें कि मान लो हमने क्या किया, a1/a2 निकाला, वो भी बराबर आ गया किसके, b1/b2 के, और c1/c2 भी बराबर आ गया। जब तीनों बराबर आ गए तो इस केस में क्या होगा, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से, आप एक ही तो बचा था ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल हैं तथा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ। जब अनेक हल है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? संपाती। इसका ग्राफ संपाती होगा तथा यह कैसा युग्म होगा? आश्रित, या इसको हम लोग आश्रित का युग्म कहेंगे। कैसा युग्म कहेंगे? आश्रित या संगत युग्म कहते हैं। संगत युग्म। तुम्हारे में आश्रित नहीं है, ये तुम संगत ही कहते हैं। समझ गए? ठीक है। अब थोड़ा हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसको जरा। अगर फर्स्ट केस की बात की जाए तो पहले केस में इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो पहले केस में जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये y एक्सिस और ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन। तो ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। ठीक है। ये किसका ग्राफ है? ये किसका आलेख है? ये इस वाले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस केस में a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके? b1/b2 के। तब ऐसा आलेख बनेगा। ठीक। फिर एक केस बनेगा आपका, एक केस ऐसा बन सकता है कि दोनों ग्राफ क्या हों, मतलब दोनों समीकरण के ग्राफ जो हों, ग्राफ कहने का मतलब जो लाइन हो दोनों की, वो समांतर निकल जाए। कैसा निकल जाए? समांतर निकल जाए। तो अगर समांतर निकल जाती है तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर नेमिंग करना हो, नेम दे दो। ठीक है। ओ, अब इस केस में क्या होगा? a1/a2 बराबर तो रहेगा किसके? b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। एक लास्ट केस बनता है ये वाला, इसमें नेमिंग नहीं करेंगे, तुम लोग खुद ही समझ ना। ये कि ये और ये दोनों लाइनें क्या हो, मतलब एक दूसरे के संपाती हो गई। a1x, इसको मैं मान लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 का ये आलेख है, और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 का ये आलेख है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? a1/a2 बराबर होगा किसके? b1/b2 के। और मजे की बात ये होगी कि c1/c2 भी बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी में हम लोग इसको संगत कह देते हैं, ये असंगत हो जाता है, ये संगत, ये आश्रित हो जाता है। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।